नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों आज हम लोग डेली करंट अफेयर में चर्चा करेंगे 22 जनवरी 2021 के विभिन्न समाचार पत्रों में से, जो कि आपके आगामी परीक्षा, चाहे वह CHSL हो, चाहे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल हो, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो और NTPC और अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम, यानी सभी परीक्षाओं के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। आज के राष्ट्रीय मामलों में पहली खबर है HAL सक्सेसफुली टेस्ट फायर स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन फ्रॉम हॉक आई एयरक्राफ्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हॉक आई एयरक्राफ्ट है। तो स्वदेशी हॉक आई प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे HAL कहा जाता है, ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। तो ये ध्यान रखेंगे किसने किया, तो HAL ने। अब यहाँ पर दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है, कहां पर किया, तो उड़ीसा के तट से, यानी उड़ीसा का तट कहां है, यहां पर है। तो उड़ीसा के तट से हॉक आई एयरक्राफ्ट से इस वेपन का टेस्ट फायर किया गया। तो HAL के टेस्ट पायलट विंग कमांडर P अवस्थी और विंग कमांडर M पटेल वेपन रिलीज को एग्जीक्यूट किए थे। तो इन दोनों के नाम भी याद रखिएगा। अब बात आती है कि HAL के CMD कौन है। R माधवन ने कहा कि HAL आत्मनिर्भर भारत। देखिए कि कोई भी ऐसी खबर अब जो आ रही है जिसमें आत्मनिर्भर भारत ना जुड़ा हो, तो आत्मनिर्भर भारत खासकर इस कोरोना नामक महामारी में, यानी इस परेशानी में कह सकते हैं कि आपदा में अवसर के रूप में आया है ये शब्द आत्मनिर्भर भारत। यानी आज हमारा भारत हर चीजों में, चाहे वह PPE किट की बात की जाए, सोचिए जब कोरोना स्टार्ट हुआ था तब हम लोग इसका निर्माण नहीं कर रहे थे, आज हम PPE किट निर्यात कर रहे हैं। तो यह स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत की पहल की वजह से ही संभव हो पाया है। तो हॉक आई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल DRDO यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन CSIR लैब के विकसित सिस्टम और हथियारों के सर्टिफिकेशन के लिए किया जा रहा है। दोस्तों SAAW यानी सॉ इज इंटायरली मेड इन इंडिया, डेवलप्ड बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कह सकते हैं कि इसे पूरी तरह से यह भारत में बना है और इसे किसने विकसित किया है, रक्षा अनुसंधान संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहां है दोस्तों, दिल्ली में है। ध्यान रखेंगे। तो यह इंडियन हॉक MK132 से फायर किया गया पहला स्मार्ट वेपन है। इसकी खासियत है दोस्तों, इस वेपन का वजन 120 किलोग्राम है। इसका इस्तेमाल दुश्मन के बंकर को तहस नहस, एयरक्राफ्ट, रनवे आदि को ध्वस्त करने में किया जाता है। वहीं इसकी जो मारक क्षमता है 100 किलोमीटर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे ध्यान रखेंगे। 100 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, यह भी बिंदु याद रखिएगा। और साथ ही हल्के वजन की वजह से इसे बेहतरीन गाइडेड बम भी माना जा रहा है। इससे पहले यानी SAAW का जगुआर एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक टेस्ट किया गया था। यानी इसका जो पहले जगुआर एयरक्राफ्ट से सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है, ये ध्यान रखेंगे। तो इसमें 4-5 बिंदु निकल कर आ रहे हैं, इन सारे बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, J&K गवर्नमेंट हैज गॉट द GI टैग फॉर गुच्छी मशरूम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जम्मू कश्मीर सरकार को गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग मिल गया। दोस्तों GI टैग है क्या, इसके क्या उद्देश्य हैं, इन सबको आगे हम बताएंगे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हैं, ये कश्मीर में पाया जाता है, बहुत ही महंगा होता है और इस स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, खासकर हार्ट जैसे डिजीज में यह मदद करता है उसके निराकरण में। तो दोस्तों ये ध्यान रखेंगे, गुच्छी मशरूम की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी 500 ग्राम गुच्छी मशरूम की कीमत 18,000 रुपीज़ होती है दोस्तों। तो गुच्छी मशरूम जो है मशरूम परिवार की एक प्रजाति है जो मोरचेलेसी परिवार से संबंधित है और इसको जो है स्थानीय रूप में थंटू कहा जाता है दोस्तों।
और यह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी स्थानों पर भी पाई जाती है, वहां इसे डुंगुलू कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। और यह गुच्छी मशरूम के लिए जो आवश्यक दशा है, यह चूना पत्थर युक्त मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है और ये अम्लीय मृदा में भी काफी बढ़ते हैं। गुच्छी मशरूम आमतौर पर शुरुआती बसंत ऋतु में पाए जाते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका में मशरूम इसको कहा जाता है। मशरूम के उगने का जो समय है फरवरी से जुलाई तक, स्थानीय रूप से भिन्न भिन्न, यानी हर जगहों पे अलग अलग होता है। जैसे कनाडा में जून के बाद ही उगते हैं वहां पर। तो गुच्छी मशरूम विटामिन, पोटेशियम, तांबा, कॉपर में बहुत ज्यादा रिच होता है और यह विटामिन डी से भी भरपूर होता है। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट भी के मामले में बहुत रिच होता है और यह हृदय रोगों, मैंने बताया ना, और डायबिटिक जैसी समस्याओं को रोकती है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण है और इसे जीआई टैग मिल गया। तो दोस्तों जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत। तो भौगोलिक संकेत का मतलब क्या हुआ, जैसे कृषि उत्पाद, प्राकृतिक, मशीनरी, मिठाई आदि से संबंधित उत्पादों के किसी क्षेत्र विशेष, यानी वह क्षेत्र जाना जाता है। जैसे अभी देखिए मयूर गुड़ केरल का, उसको मिला था, जैसे कि रसगुल्ला मिला था, बिहार की लीची, ये सब जो है, जैसे दार्जिलिंग टी सबसे पहले 2004 में जीआई इंडेक्स मिला था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लगभग 450 से ज्यादा वस्तुएं, उत्पाद सभी प्रकार के, जैसे सिल्क साड़ी, जैसे कि टसर, यह सब, जैसे अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर का केसर, उसको भी जीआई टैग मिला। तो यह जो है वहां की विशेष परिस्थितियों में जो वहां पर लोग कार्य करते हैं, जिसमें कलाकारी करते हैं, व्यक्तियों, समूह या संगठन को यह दिया जाता है। और भौगोलिक संकेत टैग का मूल उद्देश्य है कि दूसरे लोगों द्वारा पंजीकृत भौगोलिक संकेत के अनधिकृत उपयोग को रोकना है। कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए कि आपने कोई चीज बनाया और वो वहां की फेमस चीज हो गई, अब लोग क्या करते हैं कि उसको दूसरे लोग कॉपी करने लगते हैं। तो जीआई टैग मिलने के बाद वह कॉपी नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मयूर गुड़ की बात आती है, तो अब जो गुड़ है उसको अगर जीआई टैग मिल जाएगा तो उसका उचित दाम उसका मिल पाएगा। इससे क्या होगा, किसानों को भी लाभ होता है। तो यह जो है इसके लिए ही यह जीआई टैग दिया जाता है, जिससे कि मान लीजिए कि कोई नकली गुड़ बना करके नहीं बेच सकता है। और दोस्तों यह 10 वर्ष के लिए होता है जीआई टैग, ये ध्यान रखेंगे, 10 वर्ष में फिर से रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो भौगोलिक संकेत का जो एक्ट आया था, वस्तु पंजीकरण एक्ट 1999 के अनुसार यह जारी किए जाते हैं। भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा जारी किया जाता है, जो कि अब देखिए किस मंत्रालय के अधीन आएगा, तो उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है ये। तो ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कि इंटरनल ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत यह आता है, ये भी बिंदु ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों, हावड़ा कालका मेल रीनेम्ड एज नेताजी एक्सप्रेस। दोस्तों कल हम लोग 23 जनवरी को 125वीं जयंती मनाने जा रहे हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो भारतीय रेलवे की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम बदलकर अब इसका नाम नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। और कब मनाने जा रहे हैं, 23 जनवरी को। तो ये सीधे वन लाइनर है, इसको याद रखिएगा दोस्तों। और यह हावड़ा कालका मेल 19वीं शताब्दी में भारत में शुरुआती वाणिज्यिक यात्री ट्रेन सेवाओं में से एक के रूप में इसे शुरू किया गया था दोस्तों। तो हावड़ा को कालका से जोड़ने के लिए कालका मेल हमेशा लोकप्रिय रहा है और लगातार संरक्षण का आनंद लिया है। ऐसा माना जाता है कि वर्ष 1941 में कोलकाता में अपने घर से भागने के बाद नेताजी ने बिहार के गोमो से यह ट्रेन ली थी। तो यह इस ट्रेन से जुड़ी हुई यादें हैं, इसीलिए इस ट्रेन का नाम अब नेताजी एक्सप्रेस रख दिया गया है दोस्तों, ये भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं अंतरराष्ट्रीय मामलों में। इंडो फ्रेंच एक्सरसाइज, इसका नाम ही सीधे आप याद रखिएगा, डेजर्ट नाइट 221। सीधे पूछ लेगा कि हाल ही में किन दो देश, भारत ने किस देश के साथ डेजर्ट नाइट 2021 जो संयुक्त अभ्यास है, सैन्य अभ्यास, कहां पर किया या किस देश के साथ किया, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो भारतीय वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच, और कहां पर, जोधपुर। और जोधपुर कहां है, राजस्थान में है दोस्तों। इसको सन सिटी भी कहा जाता है। जो संयुक्त युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट
फ्लाइट की शुरुआत हुई। और दोस्तों ध्यान रखेंगे कि भारत की ओर से फ्रांस से ही प्राप्त राफेल के साथ ही मिराज 2000 Su-30 MKI IL-78 ईंधन विमान के अलावा अवाक्स और अन्य आधुनिक वैमानिकी युद्धक प्रणाली शामिल की गई हैं। दोस्तों फ्रांस की ओर से राफेल लड़ाकू विमान के साथ एयरबस A330 बहुउद्देशीय टैंकर परिवहन विमान MRTT A400M रणनीतिक परिवहन शामिल हैं इसमें। और दोस्तों एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट यह कब से कब तक चलेगा 2021, यह 20 जनवरी से 24 जनवरी तक जोधपुर वायुसेना स्टेशन में आयोजित की जा रही है। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में और मजबूती आएगी। भारत फ्रांसीसी रक्षा सहयोग के तहत अब तक भारतीय वायुसेना फ्रांसीसी वायुसेना के बीच कई सैन्य अभ्यास हो चुके हैं। इससे पहले भारत ने 2018 में आगरा ग्वालियर में वायु स्टेशनों पर फ्रांसीसी वायुसेना की मेजबानी की थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फ्रांस भी खुल करके भारत के साथ, चाहे वह समुद्री सहयोग हो चाहे वह स्थलीय सहयोग हो, हर क्षेत्र में, रक्षा क्षेत्र में और सामाजिक आर्थिक आतंकवाद के निराकरण में हर जगह भारत के साथ खड़ा है। अब बढ़ते हैं इंडिया वार्न यूएन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी। तो दोस्तों भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि सीरिया संघर्ष, दोस्तों यहां पर देख सकते हैं सीरिया है, इसकी राजधानी दमिश्क है। अब देखिए किसके किसके पड़ोस में है, इराक के पड़ोस में है, टर्की के पड़ोस में है, यहां पर आप देख रहे हैं इजराइल लेबनान भी टच कर रहा है, यहां पर वेस्ट बैंक इजराइल वाला पार्ट भी टच कर रहा है। तो यहां पर वर्ष 2011 से ही और 2012 से कह सकते हैं पूर्ण रूप से यहां पर गृह युद्ध छिड़ा हुआ है। इस्लामिक स्टेट ने पूरी तरह से इसको तबाह कर दिया है सीरिया को। और सीरिया में विवाद भी वही शिया सुन्नी विवाद चल रहा है। वहां सुन्नी समुदाय के लोग ज्यादा रहते हैं, जबकि वहां असद की सरकार है और असद शिया मूल के हैं। तो इस तरह से वहां पर यह हिंसा भड़की हुई है। पहले तो बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था को लेकर के आंदोलन शुरू हुआ, उस आंदोलन को दबाने के लिए वहां की सरकार, असद सरकार ने कोशिश किया, जिसकी वजह से गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अब यह जो वहां पर आतंकवादी गतिविधियां चरम पर आ गई हैं दोस्तों, 2011 के बाद से शुरू हुआ। ऐसे में अब क्या हो रहा है कि भारत को चिंता है कि यहां से अब यह कह सकते हैं कि जो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त संगठन है अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मजबूत कर रहा है पकड़, जैसे अफ्रीका महाद्वीप में वह जा रहा है, साथ साथ भारत तक इसकी आंच आ रही है। तो ऐसे में भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि विदेशी और किराए के लड़ाकों ने अब दूसरे देश की ओर रुख करना शुरू कर दिया है। तो उसी से संबंधित दोस्तों यह खबर है, याद रखेंगे। और संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने सीरिया पर आयोजित ब्रीफिंग में परिषद को बताया कि भारत इस दशा में सकारात्मक पहल को तैयार है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सीरिया की मदद, नए सीरिया के गठन, सुरक्षा और महामारी में जिंदगी से जूझ रहे लोगों की मदद की भी अपील की है। सीरिया के मसले पर हुई बैठक में त्रिमूर्ति ने याद दिलाते हुए कहा कि भारत की ही अध्यक्षता में अगस्त 2011 में सीरिया संघर्ष को लेकर पहली बार बयान जारी किया था हमारे भारत ने ही, और दिसंबर 2012 में सीरिया पर 3 प्रस्ताव भी स्वीकार किए गए थे, लेकिन इन तीनों में से किसी को लागू करने में कोई खास काम नहीं हो सका। और नतीजा सबके सामने है कि यह समस्या लगातार बनी है। तो इस तरह से त्रिमूर्ति ने उम्मीद जताई है कि सीरिया संघर्ष का समाधान जल्द हल होगा और इसमें अब और अधिक देरी नहीं होगी और जल्द ही नए सीरिया के बनने की शुरुआत होगी। संवैधानिक समिति की 5वीं बैठक 25 जनवरी को जेनेवा में आयोजित होनी है, जहां सभी दलों से सहयोग की उम्मीद की जा रही है, जिससे इस समस्या का निराकरण हो सके। तो दोस्तों लगभग 1 दशक होने को है, पूरी तरह से सीरिया तबाह हो चुका है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है अपना पड़ोसी मुल्क, देख रहे हैं लगातार परेशान करने का प्रयास कर रहा है। चाइना हैज बिल्ट विलेज इन अरुणाचल प्रदेश अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश कहाँ है? तो यहाँ पर ये सिक्किम आप देख सकते हैं, तो ये अरुणाचल प्रदेश वाला
पार्ट है। तो यहां पर ऊपरी सुबनसिरी में उसने गांव बना लिया है, 101 घर भी बनाए हैं, यानी भूटान के बाद अब अरुणाचल प्रदेश की सीमा के अंदर गांव बसा लिया है। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच और तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। रक्षा मंत्री ने संज्ञान में लिया है इस बात को। और दोस्तों, भारतीय सीमा के करीब 4.5 किलोमीटर अंदर स्थित है और इस गांव को तसारी चू गांव के अंदर बसाया गया है और यह गांव अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले में स्थित है। तो इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है किस जिले से संबंधित है। तो चीन का यह गांव भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन गया है। तो ऊपरी सुबनसिरी जिला भारत और चीन के बीच लंबे समय से विवाद का केंद्र रहा है। इसको लेकर सशस्त्र संघर्ष भी हो चुके हैं और चीन ने इस गांव को ऐसे समय पर निर्माण किया है जब पश्चिम सेक्टर में लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं, आप देख रहे हैं ना, मई के बाद से ही लगातार वहां पर तनाव चल रहा है और ऐसे में एक नया तनाव और उत्पन्न कर दिया चीन ने। दोस्तों, तो यहां मानचित्र में थोड़ा सा देख लीजिए, यह चीन तिब्बत वाला क्षेत्र है और यह जो गांव बसाया है ये ऊपरी सुबनसिरी है, जैसे ऊपरी सियांग, दिबांग वैली। हाँ दोस्तों, यहां पर ध्यान रखना, यहां DMAM याद रखना, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी की पहाड़ियां हैं। यहीं पर जो है ध्यान रखिएगा, नामचा बारवा यहीं है, 7,735 मीटर ऊंची चोटी है, हिमालय का विस्तार यहीं तक है। और दोस्तों, यहीं DMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी में ही जो है चोटी है, याद रखेंगे। यहीं पर 4,578 मीटर ऊंची चोटी है डाफा बूम। और डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, मिनियांग, आपातानी, ये सब यहाँ जनजातियां हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं ना, असम को स्पर्श कर रहा है, नागालैंड को भी स्पर्श कर रहा है, इधर म्यांमार को कर रहा है, ऊपर चीन को कर ही रहा है, इधर भूटान को भी यह करता है। ये तवांग जिला है, ध्यान रखना दोस्तों। तो इस तरह से असम को यह स्पर्श कर रहा था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टिकोण से भी यह राज्य काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी ईटानगर है। अब बढ़ते हैं दोस्तों समाचारों में, विभिन्न राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व में। आज हम बात करेंगे जयंत खोबरगडे को जकार्ता में, यानी जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया की कैपिटल है। अब वैसे नई कैपिटल पलंगकारिया अभी वहां पर चल रहा है उसका विकास। तो अभी जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों, तो यह पहले संयुक्त सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। तो खोबरागडे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं, वे जल्द ही अपना कार्यभार संभालेंगे। और दोस्तों, थोड़ा आसियान के बारे में जान लीजिए कि यह 10 देशों का समूह है। 1967 में इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 8 अगस्त को आसियान दिवस भी मनाया जाता है। और बैंकॉक घोषणा के तहत, तो कहां हुई थी, बैंकॉक में हुई थी, जो थाईलैंड की राजधानी है, जो कि चाओ फ्राया नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, इसके अध्यक्ष हैं ली सिन लुंग और महासचिव हैं लिम जैक होई। और 10 राष्ट्र कौन कौन से हैं, लाओस है, इसकी राजधानी वियंतियन, म्यांमार है, इसकी राजधानी नैपीडा, थाईलैंड है, इसकी राजधानी बैंकॉक, सिंगापुर है, इसकी राजधानी सिंगापुर सिटी, इंडोनेशिया, इसकी राजधानी जकार्ता। अब जो चेंज होगी वो यहाँ पर मिलेगी राजधानी, अभी नामकरण किया जाएगा। ब्रुनेई, इसकी बंदर सेरी बागवान, और कंबोडिया की नामपेन, वियंतियन की जो है वियतनाम की हनोई, लाओस की वियंतियन राजधानी है, और फिलीपींस की मनीला है। दोस्तों, लाओस इसमें आसियान देशों में एकमात्र देश है जो लैंड लॉक्ड है। याद रखेंगे दोस्तों, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, लैंड लॉक्ड कंट्री आसियान देशों में। और सब देख रहे हैं ना, समुद्र को टच कर रहे हैं, यही है जो समुद्र को स्पर्श नहीं कर रहा है, लाओस, जिसकी कैपिटल वियंतियन है। अब बढ़ते हैं दोस्तों, मलयालम एक्टर उन्नी कृष्णन नंबूथिरी पासेस अवे। दोस्तों, अनुभवी मलयालम अभिनेता उन्नी कृष्णन नंबूथिरी का निधन कोविड-19 के अनुबंध के दौरान हुआ। तो उन्होंने 1996 में देश दानम से अभिनय की शुरुआत की। हालांकि वह कल्याण रमन 2002 में एक मजाकिया दादा के रूप में प्रदर्शन के लिए मलयालम फिल्म दर्शकों के बीच एक घरेलू नाम बन गया। तो काफी चर्चित व्यक्तित्व रहे हैं, इनका निधन हो गया है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं बैंकिंग और वित्त संबंधी समाचारों में। गुरुग्राम, इसे गुड़गांव कहते थे, एनसीआर रीजन में आता है, दिल्ली से टच करता है दिल्ली को, यह हरियाणा का जिला है। तो स्थित एयरटेल पेमेंट बैंक ने एयरटेल ग्राहकों को ऑनलाइन भुगतान धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं से बचने के लिए पे गेटवे का एक सुरक्षित मोड एयरटेल सेफ
पे लॉन्च किया है दोस्तों, याद रखिएगा। तो यह महत्वपूर्ण है। एयरटेल सेफ पे लॉन्च किया किसने, सीधे पूछ लेगा तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। तो यह एयरटेल सेफ पे ग्राहक को यूपीआई, ये याद रखेंगे, यूपीआई या एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करके नेट बैंकिंग के माध्यम से लेन देन करने पर ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोक देगा। तो इस तरह से यह नया भुगतान गेटवे निःशुल्क है। यह फिशिंग, चोरी किए गए क्रीडेंशियल्स या पासवर्ड, फोन क्लोनिंग से सुरक्षा भी प्रदान करेगा। तो यह महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, वन लाइनर है। अगला है पुस्तकें और पुरस्कारों में नेपाल प्रेसिडेंट कौन है, विद्या देवी भंडारी। तो महात्मा गांधी पर एक विशेष सचित्र संकलन जारी किया है, यानी नेपाल प्रेसिडेंट रिलीजेस स्पेशल एंथोलॉजी ऑन महात्मा गांधी। तो गांधी पर इस आस्था का शीर्षक मेले बुझे को गांधी या गांधी जैसा कि मुझ समझ में आया। तो इस पर जो है इन्होंने बनाया है। इस एंथोलॉजी को भारतीय दूतावास ने बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के साथ मिलकर प्रकाशित किया है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, और इसमें प्रकाशकों को उम्मीद है कि महात्मा गांधी के विचारों से नेपाली युवाओं को वैश्विक आइकॉन के करीब लाया जाएगा। ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और पुस्तक का उद्देश्य महात्मा गांधी के करीब नेपाल के युवाओं को लाना है, यानी महात्मा गांधी के सारी बातों को इसमें पिरोया गया है। तो यह पुस्तक महात्मा गांधी के बारे में 25 प्रख्यात नेपाली हस्तियों के दृष्टिकोण को भी सामने लाती है। अब बढ़ते हैं दोस्तों खेल समाचारों में। बहुत ही यहाँ पर देख रहे हैं इनके ऊपर क्राउन का बना हुआ है, इन्होंने पहना हुआ है। ग्रेटेस्ट गोल स्कोरर हो गए हैं दोस्तों। पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम तो सुना होगा। फुटबॉल इतिहास में सबसे ज्यादा गोल का रिकॉर्ड बना दिया है। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि इटालियन सुपर कप के फाइनल में हासिल की। सबसे ज्यादा गोल के मामले में रोनाल्डो के बाद बीकान हैं, 759 ऑस्ट्रिया के हैं, दूसरे नंबर पर काबिज हैं। हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि इनके गोल ज्यादा थे, लेकिन जो आंकड़ों में है उसके हिसाब से क्रिस्टियानो नंबर 1 पे आ गए हैं। इससे पहले रोनाल्डो ने ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर पेले का नाम सुना होगा और अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा था। तो सबसे ज्यादा गोल सूची में पेले 757 गोल के साथ तीसरे नंबर पर हैं, और हमवतन रोमारियो जो है चौथे स्थान पर हैं, 743 गोल। वहीं मेसी जो है 5वें स्थान पर काबिज हैं, उनके 719 गोल हैं। तो यानी मेसी और रोनाल्डो के बीच में 41 गोल का फासला है दोस्तों। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के गोल की मदद से यूवेंटस ने नेपोली को 2-0 से हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार, यानी सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड हो गया है। इसके बाद एसी मिलान का नंबर आता है। ये सब टीमें हैं, याद रखिएगा। 7 बार यह खिताब जीता है। तो यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम याद रखिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं, लेट अस टॉक अबाउट सम इंपॉर्टेंट फैक्ट में। आज हमने संवैधानिक टॉपिक लिया है, कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित, और वो भी किसका लिया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, यानी भारत का एक कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल होगा। यानी आर्टिकल 148 से 151 के बीच में इसमें प्रावधान है। यह एक संवैधानिक पद है, स्वतंत्र रूप से यह कार्य करता है, इस पर कोई भी सरकार का दबाव नहीं होता है। तो यह ध्यान रखेंगे दोस्तों। इसको उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस रीति से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। यही कारण है कि इसका वेतन भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर ये 2,50,000 है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। कैग भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग का प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख संरक्षक होता है। और कैग 148 में क्या है, कैग की नियुक्ति, शपथ, सेवा की शर्तें। इसको कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति करता है। कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ये ध्यान रखेंगे। और 149 में इसकी कार्य एवं शक्तियां हैं दोस्तों, यह ध्यान रखेंगे। इस तरह से अनुच्छेद 150 में कैग की सलाह पर संघ यानी केंद्र और राज्यों को खातों का विवरण राष्ट्रपति के अनुसार रखना होगा और वही अंतिम माना जाता है। अनुच्छेद 151 में संघों के खातों से संबंधित कैग की रिपोर्ट किसको सौंपी जाती है, राष्ट्रपति को, जो संसद के दोनों सदनों के यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों पर
पटलों पर यह रखी जाती है। और आर्टिकल 279 में कैग द्वारा शुद्ध आय की गणना भी प्रमाणित की जाती है और वही अंतिम मानी जाती है। और मैंने बताया जैसा कि कार्यकाल राष्ट्रपति नियुक्त करता है, इसको उसी रीत से बताया जा सकता है जिस रीत से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को। ये भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। महालेखाकार का जो कार्यालय पहली बार 1858 में स्थापित किया गया था और 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहला ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया था दोस्तों। और 1866 में इस पद का नाम बदलकर नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर दिया गया और 1884 में इसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में फिर से नामित किया गया। और भारत सरकार अधिनियम 1999 के तहत महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर दिया गया था। और दोस्तों इस तरह से चलता रहा। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद स्वतंत्र भारत के पहले कह सकते हैं कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे वी नरहरि राव थे। 1948 में स्थापित किया गया दोस्तों। और वर्तमान में जो है 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और दोस्तों इसका जो वेतन मैंने बताया है 2.5 लाख रुपए है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। पद से हटने के बाद दूसरा जो है और कार्य नहीं कर सकता है। इसे भारत सरकार का ऑडिटर कहा जाता है। पूरा लेखा जोखा इसी के पास होता है। प्राकलन समिति क्या जो है इसको मित्र कहा जाता है दोस्तों। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है, ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं दोस्तों आप लोगों के सेक्शन में जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में हैं SK, रुपिंदर कौर, हर्षित सिंह, नेहा बंसवाल, नीरज हिमता, मिली, प्रशांत कुमार, सौरभ दत्ता, ए शेख, सौरभ चौधरी, विश्वजीत कुशवाहा, आदि कुमार, मुस्कान हारून शेख, वंदना सैंधव, सूरज उपाध्याय, आशुतोष कुमार, अश्विन प्रभा, ज्योति नाभा, सुकन्या जैना, खेतेश मंसूरिया, अतुल शुक्ला, ध्रुव वाजपेयी। इतने लोगों ने कमेंट और आंसर दोनों दिए हैं। आशा करता हूं कि आगे आप लोग और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो दोस्तों आप लोगों के सामने आज का पहला प्रश्न है, इंडियन रेलवे हैज रीनेम्ड द हावड़ा कालका मेल एज। क्या किया है नाम बदलकर? नेताजी एक्सप्रेस कर दिया है, सरदार एक्सप्रेस किया है, या आजाद एक्सप्रेस, या बोस एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नी कृष्णन नंबूथरी का पेशा क्या था जिनका हाल ही में निधन हो गया है? अभिनेता, डांसर, कवि या राजनेता? नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने गुच्छी मशरूम के लिए GI टैग प्राप्त किया है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना ने किस देश की नौसेना के साथ एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन किया? भारतीय वायुसेना का जो वायुसेना का अभ्यास है दोनों देशों ने मिलकर किया। किसके साथ? जापान के साथ, रूस, सिंगापुर या फ्रांस? नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? बैंकॉक, मनीला, जकार्ता या हनोई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या देवी भंडारी किस देश की राष्ट्रपति हैं? नेपाल, भूटान, मॉरिशस या श्रीलंका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल के किस जिले में चीन ने गांव बसाकर विवाद उत्पन्न कर दिया है? ऊपरी सियांग, ऊपरी सुबनसिरी, पूर्वी सियांग या दिबांग घाटी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जयंत खोबरागड़े, उन्नी कृष्णन नमोस्तुति, माता प्रसाद या गजेंद्र सिंह शक्तिवत? इसमें से आपको बताना है। और 9वां क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक गोल करने वाले कौन हैं? यानी हु इज द हाईएस्ट गोल स्कोरर इन द वर्ल्ड? लियोनेल मैसी कौन फुटबॉलर है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जोसेफ बिकान और पेले? ये ध्यान रखेंगे, ये चारों लोग टॉप मोस्ट में हैं, इनको क्रम से भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से। और अंतिम प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयरटेल पेमेंट बैंक द्वारा शुरू किए गए सुरक्षित भुगतान गेटवे का नाम बताइए जो उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए UPI या अन्य ऑनलाइन मोड के माध्यम से लेन देन करने के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा सुविधा के रूप में है। तो एयरटेल यूनिक पे है, एयरटेल सिक्योर पे है, या एयरटेल गार्ड पे है, या एयरटेल सेफ पे है? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर शीघ्र दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।